हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे सोशल के और चैप्टर का नाम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के या साइंस के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, explain why nomadic tribes need to move from one place to another. What are the advantages to the environment of the continuous movement? क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऐसा क्यों होता है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो नोमैडिक कबीले वाले लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं, वो एक ही जगह क्यों नहीं रहते। दूसरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे एनवायरनमेंट को इससे क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ से, कि वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कि वो एक जगह नहीं रहते, वो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो आंसर है, nomadic tribes move from one location in order to maintain their sustenance and way of life. As they are involved in animal husbandry, the availability of water is paramount to their existence, along with fresh pasture for their animals. When the pasture is depleted, they move to next area looking for new grazing ground. जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं ना, वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं क्योंकि वो खुद को क्या करना चाहते हैं, वो खुद को सस्टेंस कर पाए। क्योंकि नोमैडिक ट्राइब्स लगातार क्या पालते हैं, जानवर पालते हैं। उन जानवरों को क्या चाहिए होता है, उन जानवरों को फ्रेश वाटर और ग्रीन घास यानी हरी हरी घास चाहिए होती है। तो अपने जानवर को पालने के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर को क्या चाहिए, घास चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, वो भी फ्रेश। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक एरिया में रहते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे एरिया में चले जाते हैं। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ द एनवायरनमेंट आर एज फॉलो। जो एनवायरनमेंट था, जो एडवांटेज है कि हमारे एनवायरनमेंट में इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उसका आंसर है ये। फर्स्ट है, द एनवायरनमेंट get a chance to regrow and recover, thus maintaining the ecological balance of the area. और second है, it prevent overgrazing as this will lead to depletion of future grazing ground. पहला तो एडवांटेज ये है कि हमारे पर्यावरण को ये मौका मिलता है कि वो दोबारा वो क्या करेगा, रीग्रो करेगा। रीग्रो कैसे करेगा, जिस ज़मीन पे जानवरों ने घास चरी है, फिर उस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे घास होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जानवर घास चर चुका है। अब जो नोमैडिक ट्राइब्स है वो दूसरी एरिया में जाएंगे और वहाँ पे वो उनके जानवर क्या करेंगे, घास चरेंगे। तो जो पहला वाला जो लैंड था जहाँ पे उन्होंने घास खाई थी, वो क्या करेगा, रीग्रो करेगा। रीग्रो मतलब दोबारा से वहाँ पे क्या होगी, घास बनेगी, जो कि क्या हो चुकी थी, ख़त्म होगी। तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा। दूसरा क्या है, अगर आपके एरिया में जो घास है और जानवर उसी एरिया में अगर चरते रहेंगे, ठीक है, मतलब एक ही एरिया में जानवर क्या करेंगे, घास चरते रहेंगे कि थोड़ी सी वो उगी फिर से उसको खा ली, थोड़ी सी वो उगी फिर से उसे खा ली। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए ये एडवांटेज है कि उनको क्या करना चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन 2 है, डिस्कस व्हाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ब्राउट इन द फॉलोइंग लॉज, इन ईच केस एक्सप्लेन हाउ द लॉ चेंज द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। क्वेश्चन का मतलब है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो ऐसे कानून क्यों लेकर आए, और ये जो वो कानून लेकर आए भी उसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट को की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है इसका, ये हम पॉइंट्स में करेंगे, ठीक है। तो वेस्ट लैंड रूल्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट
considered all uncultivated lands or wasteland as unproductive as it's neither generated revenue or agriculture produce. In order to bring this wasteland under cultivation, the wasteland rules were enacted throughout India from the mid-19th century. These lands were given to select individuals with various concessions and encouraged to settle them. Most of these lands were earlier used by pastoralists for grazing, so the expansion of cultivation meant that there was a decline in the number of pasture and a problem of pastoralists. क्या है इसका मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की नज़र में ना जो ज़मीनें हैं जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो सकती है वो क्या होती है, वो अनप्रोडक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ उग ही नहीं रहा। तो इन वेस्टलैंड को कल्टीवेशन के लाने के चक्कर में उन्होंने क्या लगा दिया, उन्होंने लगा दिया वेस्टलैंड रूल। वेस्टलैंड रूल लगा दिया और वो ये चाहते थे कि जो भी पैस्टोरलिस्ट है या नोमैडिक लोग हैं वो एक जगह बस जाए। क्यों? अब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते तो वो उनको पहचान ही नहीं पाते थे कि ये कौन लोग हैं, तो इसलिए वो क्या चाह रहे थे कि उनको एक जगह ही बस जाए कि तुम यहीं पे रहो और अपने जानवर मत पालो। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कौन सा नोमैडिक ट्राइब्स है या कौन से ये पैस्टोरलिस्ट लोग हैं। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट वो है फॉरेस्ट एक्ट। Various forest acts were enacted in the order to produce commercially timber like deodar or sal. Some tracts of forest were declared reserved, which means pastoralists were denied access to these forests. Those that were classified as protected pastoralists had some customary grazing rights, but their movement were restricted. These laws were enacted as the colonial authorities believed that grazing destroyed roots and depleted the fertility of the forest. It affected the pastoralists in the sense that their movement were restricted with specific timing to control how much time they spent in the forest. One can safely say their lives were ruled by the permit of the forest department. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट यानी कानून के एक्ट लागू किए गए ताकि काफ़ी हद तक जो कमर्शियल तौर पर जो इम्पोर्टेंट है जैसे टिम्बर हो गया, देवदार हो गए, साल हो गए, इन जैसे पेड़ों को उगाया जाए। कुछ जंगलों के इलाकों को उन्होंने रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पैस्टोरलिस्ट इस जंगल में एंट्री नहीं करेंगे। कहने के लिए तो क्या हो रहा था, कहने के लिए तो क्या हो रहा था, कहने को तो पैस्टोरलिस्ट के जानवर को चरने दिया जाए, बट उन्हें कुछ जंगल में ही जाने की एंट्री थी, बाकी जंगलों में नहीं थी। मतलब एक रिजर्व कर दिया कि यहाँ तुम जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते। दूसरा, ये लॉ इसलिए भी लागू किए गए कि उनका मानना था कि ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रही है, रूट खराब हो रही है, जड़ें खराब हो रही है और उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो सही नहीं है। तो पैस्टोरलिस्ट को एक समय दे दिया गया कि तुम किस टाइम पे कितने समय में जंगल में अपने जानवर चरा सकते हो, इससे ज़्यादा तुम नहीं चरा पाओगे। मतलब अगर तुम्हें 1 घंटा टाइम दे दिया गया है तो तुम 1 घंटा ही अपने जानवर को चरा सकते, इसके बदले और टाइम नहीं मिलेगा। मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें परमिट देंगे तभी वो जंगल जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। तो एक तो ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स। Criminal Tribes Act मतलब the British authority regarded nomadic people with suspicious and contempt. Nomadic tribes were moved from one place to another in search of grazing grounds. This made it difficult to them to control and identify such people, while on the other hand they saw the settled people as peaceful and law-abiding. Thus, in order to bring nomadic and pastoralist people under their control, the British passed the Criminal Tribes Act in 1871. Throughout this act, to communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal by birth and nature. They were forced to settle in one location and could not move without a permit. The village police kept a close watch on them as a result. क्या है इसका मतलब? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी नोमैडिक को शक की निगाहों से देखती थी। ज़्यादातर नोमैडिक लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कल हम जिस नोमैडिक से मिले और आज जिस नोमैडिक से मिले वो वही सेम है या अलग अलग है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मूव करते थे। ऐसे में ब्रिटिश को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि उनको आइडेंटिफाई करना कि वो कौन है, उनको कंट्रोल करना। तो दूसरी तरफ ब्रिटिश अथॉरिटी ये भी देखते थे कि बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो एक जगह बस गए हैं, वो ब्रिटिश लोगों के रूल्स को मानते हैं और काफ़ी शांति प्रिय भी है। तो ब्रिटिश ने एक एक्ट लागू किया, उस एक्ट का नाम था 1871 में लागू किया गया। इससे ये हुआ कि जो क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे और पेस्टोलिस्ट है, उन्हें क्रिमिनल करार कर दिया गया। क्या करार कर दिया गया? क्रिमिनल करार कर दिया गया, चाहे बाय बर्थ हो या बाय नेचर से। उनको मजबूर किया गया कि तुम एक ही लोकेशन में रहोगे और बिना परमिट के कहीं भी नहीं जा सकते, और गांव की जो पुलिस होगी वो उन पे बहुत ज़्यादा कड़ी निगाहें रखेगी। तो ये हुआ था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में। अब डी पॉइंट है ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स में क्या हुआ? In order to increase its revenue, the colonial government imposed a tax on land, salt, canal water, and also animals. They took to overgrazing in the pasture. The grazing tax was introduced in India by the mid-19th century. In the 1850, the right to collect these taxes were auctioned off to contractor. The contractor on their part tried to extract as much tax as possible in order to recover the money they paid to the government. In order to pay less, the pastoralists had to decrease the number of animals they took for grazing. अब दूसरी तरफ क्या हुआ? अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? सॉल्ट, कैनाल वाटर, लैंड, जानवर, इन सब में क्या लगा दिए? टैक्सेस लगा दिए। अब जो पेस्टोलिस्ट थे उनको हर जगह हर जानवर के लिए क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। जो वो चराने के लिए वो पॉस्चर में ले जाते थे तो उनको क्या देना पड़ता था? टैक्सेस देना पड़ता था। ये कब हुआ? मिड 19th सेंचुरी में ये ग्रेजिंग टैक्स आ गया था। और 1850 यानी 1850 में ये टैक्स को क्या कर दिया गया? ऑक्शन के थ्रू क्या कर दिया गया? कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया। अब जब कॉन्ट्रैक्टर को वो ऑक्शन के थ्रू मिला है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस दिया है और फिर जो वो पेस्टोलिस्ट से जो टैक्स लेगा, उन दोनों को जोड़ के वो ज़्यादा टैक्स लेता था। अब जब वो ज़्यादा टैक्स लेता था तो क्या हुआ कि जो पेस्टोलिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिए? अपने जानवरों पे की संख्या कमी कर दी गई। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेजिंग लैंड। कैसे मसाई कम्युनिटी अपने ग्रेजिंग लैंड से हाथ धो बैठी थी, हमें ये बताना है। आंसर है, इन द लेट 19th सेंचुरी इन व्हाट वुड बी द नोन एज द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यूरोपियन इंपीरियल पावर्स slicing up the region into different colonies with the little to no regard about the local sentiment. In 1835, the land of the Masai land was cut into half with an international boundary between British, Kenya and German and Tanzania. As a result, the vast grazing land were reserved for white settlers, with Masai being pushed into a small area in southern Kenya and northern Tanzania. Large area grazing land were also turned into game reserve like the Masai Mara, Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania. Pastoralists were not allowed to enter this reserve. They could neither hunt animals nor graze their herds in their areas. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कैसे मसाई कम्युनिटी को अपने ग्रेजिंग लैंड से हाथ धो बैठी थी। तो कैसे हुआ वो? ये क्या हुआ? लेट 19th सेंचुरी को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 19th सेंचुरी को स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन इंपीरियल पावर थी। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को उन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज बनाने लग गए थे, जिससे लोकल सेंटिमेंट, जिससे उनको क्या था? लोकल सेंटिमेंट था। उनका ना तो रिस्पेक्ट होता था और ना ही उनका रिगार्ड किया जाता था। तो 1885 में जो लैंड ऑफ मसाई थी, लैंड
मसाई लैंड को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। कैसे, हाफ कट कर दिया गया। वो क्या हो गया, एक तो पार्ट हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई, दूसरा केन्या और जर्मन तंजानिया के बीच में। नतीजा ये हुआ कि जो सबसे अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी वो रिजर्व्ड हो गई, किसके लिए, वाइट सेटलर्स के लिए, वाइट लोगों के लिए उनको रिजर्व कर दिया गया जो अच्छी अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी। और मसाई को पुश कर दिया गया, कहाँ पे, जो छोटे छोटे से इलाके थे जो ज़मीन सही से अच्छी नहीं थी। और तो बहुत बड़े तो ग्रेजिंग लैंड के जो इलाके थे उनको, जो मतलब जो बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड के इलाके थे उनको क्या कर दिया गया, गेम के लिए रिजर्व कर दिया गया। और पैस्टोरलिस्ट न तो यहाँ पे एंटर कर सकते थे और न ही वो किसी जानवर को चरा सकते थे, ना ही वो शिकार कर सकते थे। तो इस तरीके से जो मसाई कम्युनिटी थी वो अपनी ग्रेजिंग लैंड से क्या कर गई, हाथ धो बैठी थी। ठीक है, अब है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है। इसमें पूछा गया है, देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज इन द वे the which the modern world force changes in the lives of pastoral community in India and East Africa. Write about any 2 examples of changes which were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders. क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है तरीकों में, मॉडर्न वर्ल्ड था, उन्होंने चेंजेस किए पैस्टोरलिस्ट की लाइफ को, वो भी ज़बरदस्ती किया। और आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं कि वो चेंजेस क्या थे जो इंडियन पैस्टोरलिस्ट और मसाई हर्डर्स में सिमिलर थे। जो चेंजेस हुए वो इंडियन पैस्टोरलिस्ट और मसाई हर्डर्स में क्या थे, सिमिलर थे, सेम थे। तो आंसर है, India and East Africa were under occupation by European colonial powers. There were many similarities in which both the regions were exploited by those powers. Forest law. Various forest laws were also responsible for changing the lives of pastoralists both in India and Africa. In India, the forest was classed as reserved and protected. No pastoralists were allowed access into the reserved forest. One of the problems is the Maasai people have faced in the continuous loss of their grazing land. The colonial government increased the local peasant to expand cultivation. क्या है, इंडिया और जो ईस्ट अफ्रीका था दोनों ही यूरोपियन कॉलोनियल पावर के अंडर थे। ठीक है, इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका दोनों ही यूरोपियन कॉलोनियल पावर के अंडर थे। बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है इन दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ पे इनका एक्सप्लॉइट हुआ। तो फर्स्ट जो मैंने बोला था क्या था, वो था फॉरेस्ट लॉ। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट लॉ बनाए गए जो पैस्टोरलिस्ट की लाइफ को चेंज कर गए। कैसे, चाहे वो इंडिया के हो या फॉरेस्ट के, दोनों के ही। इंडिया में फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, कहीं पर प्रोटेक्टेड कर दिया गया, पैस्टोरलिस्ट को एंट्री नहीं दी जाती थी, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मसाई लोगों ने झेली कि जो उनकी ग्रेजिंग लैंड थी उनसे छीन ली गई। कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही थी, तुम क्या करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करो और एक ही जगह रहो, कहीं पे मूव करना छोड़ दो। तो ये थी दोनों पे सिमिलैरिटीज़। दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, closing of borders. In Africa, Maasai land was cut into half with the international boundary between British Kenya and German Tanzania. The best land was taken over by the white settler and the local were pushed into a small area with the restricted posture. In India, and division of country forced the Raikas to find out the new posture in Haryana, as due to the political division they were no longer allowed to the Sindh, which became a province of Pakistani. The Sindh province has become a part of Pakistan and the border cannot go there. दूसरा क्या हुआ, दूसरा सिमिलैरिटी क्या है, क्लोजिंग बॉर्डर, कि दोनों की क्या कर दी गई, बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया। अफ्रीका के अंदर मसाई को 2 भागों में बांट दिया गया जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई। तो एक तरफ केन्या और दूसरी तरफ क्या था, जर्मन तंजानिया। अच्छी ज़मीन को वाइट सेटलर को दे दी गई और जो स्मॉल एरिया थे, जो छोटे छोटे इलाके थे, वहाँ पे बोला कि तुम यहाँ पर अपने जानवर को चरा लो। तो ये तो मसाई के साथ हुआ। और इंडिया में क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो कंट्री का विभाजन हुआ, जो राइकास थे उनको मजबूर किया गया कि तुम हरियाणा में अपने जानवरों को चराओ। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन से सिंध अब पाकिस्तान का बन गया था। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।